जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो आज मैं आपको बहुत ही खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूं, जिन्हें आप सोशल मीडिया में देखते हैं, जानते हैं। मिलिंद ठाकरे जी, आप बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। जी, आज मैं इनका इंटरव्यू लेने आया हुआ हूं। और सर, हम अब आपके बचपने की ओर चलते हैं। आप बताइए, आप कहाँ पले बढ़े, आपके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा पैतृक गांव जो है वो बालाघाट जिले का लास्ट गांव में पड़ता है, बिठली। वहाँ का निवासी हूँ मैं। बचपन में मेरा वहीं पे गुजरा। मेरे गांव में ही गुजरा जी। उसके बाद मैं बालाघाट पढ़ाई करने आया। बालाघाट से फिर मैं बाहर चले गया। जी। पढ़ाई के बाद में फिर स्ट्रगल था लाइफ में। स्टार्टिंग जॉब थी, तो मैंने जॉब के लिए मैं पहले नागपुर शिफ्ट हुआ। कौन सी जॉब कर रहे थे? नागपुर में शुरुआती जॉब मेरी टर्नर के पास में थी। अच्छा। ट्रेनिंग में था मैं। जी। कुछ माह तक किया टर्नर के पास में मैंने। उसके बाद में फिर मैं चार्टेड अकाउंटेंट मैडम थी, सीए मैडम थी, उनके पास में मैंने करीब 3.5 साल जॉब किया। अच्छा। वहाँ से फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया। जी। और लगभग 10 महीने करीब का पीरियड समय रहा होगा कि कॉल सेंटर में। उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर जेनपेक्ट और जी मनी, आपने नाम सुना होगा, जो इंडिया में गुड़गांव में फर्स्ट कॉल सेंटर थी इंटरनेशनल। जी। उसके बाद में फिर एक सीमेंस कंपनी है जो पावर प्रोजेक्ट में काम करती है, उसमें 6-7 महीने लगभग मैंने काम किया। उसके बाद फिर मेरा फील्ड शिफ्ट चेंज हुआ था। वो था न्यूज़ चैनल। जिसका मैं श्रेय देना चाहूँगा कि मेरे एक भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे न्यूज़ फील्ड में लेके आया, चैनल फील्ड में लेके आया था। फिर मैं वहाँ पे A to Z न्यूज़ चैनल था, उसमें मैं रहा हूँ। और राजस्थान राज्य, मेरा जो कार्य क्षेत्र था वो राजस्थान था पूरा। अच्छा। तो एज ए ब्यूरो कोऑर्डिनेटर ही वहाँ पे मैंने काम किया है। सर, हमें ये भी बताइए कि आप पत्रकारिता के अलावा और आपके पास आय के क्या स्रोत हैं? स्रोत मेरे बदलते रहे। जी। तो एक सोर्स नहीं बताऊंगा कि मेरे आय के सोर्स एक ही रहा है। जी। मैं जब दिल्ली से आया था तो साथ में कंस्ट्रक्शन लाइन भी थी मेरी। जी। मैंने काम किया था कुछ दिन। मैंने मटेरियल सप्लाई का भी काम किया। पत्रकारिता से स्टार्ट हुई, फिर साथों साथ फिर मैंने CSA सेंटर भी चलाया, बालाघाट में ही चलाया। अच्छा। मेरी जो साथ के लोग हैं पत्रकारिता में, बालाघाट में 2015 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। जी। 2013 के लास्ट में मैं दिल्ली से बालाघाट शिफ्ट हुआ था। अच्छा। जी। तो जो शुरुआती दौर पे जानते हैं मुझे, वो उन लोगों को मालूम है कि मैंने CSA सेंटर भी चलाया है, मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी काम किया है। हाँ, ये बात और है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और के नाम पे होता था, उनके नीचे काम करता था मैं, मैंने काम किया है। तो एक अनुभव भी हुआ उससे कंस्ट्रक्शन लाइन का कि गवर्नमेंट की ठेकेदारी जब होती है तो उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ भी पाई जाती है, ये भी सीखा है वहाँ से सीखने काम। हाँ, ये भी हमें सीखने मिला है। जी। और फिर मैंने CSA सेंटर भी चलाया है। अच्छा। फिर 2018 में लगभग मैंने कोरियर स्टार्ट किया था। जी। तो मेरे पास मेरे एक्सप्रेस वीज कोरियर एक कंपनी है जो पार्सल डिलीवरी का काम करती है। अच्छा। मैंने उसकी 3 फ्रेंचाइजी ली हुई थी, लामता में, नैनपुर में, वाराणसी में। मेरे पास में कोरियर की फ्रेंचाइजी थी। मेरे पास मारुति के कोरियर भी कुछ माह के लिए रहा। अच्छा। तो मेरे कोरियर फील्ड में भी मेरा काम रहा है। फिर कुछ बीच में चीज़ें, घटनाएं घटी, जिसके बाद कोरियर मेरा बंद हो गया। अच्छा। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट की सप्लाइयों में भी काम करता था, इनडायरेक्टली करता था, किसी और के नाम पे किसी चीज़ें करता था। वो सब फिर कुछ हुआ ऐसा कि मैंने बंद कर दिया, या बंद हो गई चीज़ें। जी। और अभी अगर वर्तमान में कहे तो मैं काम तो करता हूँ, हाँ, पर अभी भी इनडायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र मुझ पर भी रहती है। हाँ सर। ये बात और है कि मेरे कोई गलत काम नहीं है, पर सीधे काम में भी ये है कि जब आप किसी सत्ता पक्ष के या किसी प्रशासन के खिलाफ में आप लड़ाई लड़ रहे होते हो, या उनके खिलाफ आप सवाल खड़े कर रहे होते हो, तो आपको तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, आपको झुकाने के लिए आपके कामों को ख़राब किया जाता है। आपके जो आपका इनकम सोर्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जी। तो इसलिए आज के डेट पे मैं ये बस बताना चाहूँगा कि आज भी मेरी काम चलते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई के ही काम चलते हैं, बट इनडायरेक्टली ही होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। और वो मैं किसी को उजागर भी नहीं करता हूँ। जी, क्योंकि वो जो लोग हैं मेरी वजह से वो लोग प्रताड़ित होंगे। सही बात है सर। तो मैं इसलिए, वो मेरे पास इनकम का सोर्स ये नहीं कहेंगे कि पत्रकारिता मेरा इनकम का सोर्स नहीं है।
जी इसके अलावा मेरे पास जो सप्लाई के काम हैं गवर्नमेंट के, जो किसी अन्य व्यक्तियों के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ में होते हैं, तो इनडायरेक्टली तौर पे मैं इन्वॉल्व होता हूँ, पर वो सार्वजनिक नहीं होता और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। जी जी सर, जिले में यह चर्चा चल रही है यह कि आप पूर्व मंत्री रामकिशोर नानू कावरे के बड़े विरोधियों में से एक हैं करके। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं विरोधियों में से एक हूँ या बड़े विरोधियों में से एक हूँ। उनके बड़े बड़े विरोधी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और कार्यप्रणाली को लेकर और भी लोग हो सकते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, मैं ये कह सकता हूँ। बट मैं बड़े विरोधियों के तौर पे तो बिल्कुल नहीं मानता कि मैं विरोधी हूँ। और मैं पहली बात, विरोधी किस चीज़ का, मेरा काम है पत्रकारिता करना, वो जनप्रतिनिधि सवाल करना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको उजागर करना मैं करता हूँ। अब विशेष थोड़ी सी रुचि इसलिए है कि उन्होंने भी मुझे लेकर के कुछ ज़्यादा ही विशेष रुचि दिखा दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ जिसके बाद से बहुत सारे मामले पेचीदे हो गए थे। जी वो उनकी नज़र में राजनीति में पद में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद, उनका मेरा ये मानना है कि उनको ऐसा लगता था कि उनसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। शायद मैंने उनसे उस समय में शुरुआती दौर पे मंत्री बनते साथ ही उनसे कुछ सवाल कर लिए थे, जो शायद ईगो हर्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। और वो फिर अपने पूरे पद पावर सब का इस्तेमाल करते हुए अपना पर्सनल इंटेंशन कह सकते हैं कि दिखाना शुरू कर दिया होगा, जो मेरा मानना है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, उन्होंने विशेष रुचि दिखाई तो थोड़ा है मेरा भी रुचि इंटरेस्टेड हूँ मैं उनकी कार्यप्रणाली पे, मेरा इंटरेस्ट रहता है। जी 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 ऐसा। और एक चीज़ और देखने में आता है सर, आपके अधिकांश जो समाचार होते हैं पूर्व मंत्री रामकिशोर नानू कावरेज के खिलाफ ही होते हैं, उस बारे में भी कुछ बताएं। ये भी बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। मेरे अगर खिलाफ की बात करेंगे तो मैंने रामकिशोर कावरे के अच्छे समाचार भी लगाए हैं, जिन्हें उन्होंने खुद ने मंत्री रहते हुए खुद अपने फेसबुक वॉल पे शेयर किया है। अच्छा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि नेगेटिव चीज़ों पे या किसी के खिलाफ आप सवाल कर रहे हो, उन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा वायरल होती है। अगर आप कहेंगे कि मैं खिलाफ में ही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने उनके पॉजिटिव समाचार, आप मुझे अभी भी उनके कार्यालय से मेल आते हैं, समाचार प्रकाशित होने के लिए समाचार प्रकाशित होते भी हैं। जी 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 भाई, समाचार नहीं लगते वाली बात नहीं है, समाचार उनके पक्ष वाले भी लगते हैं, पर पक्ष वाले जो होते हैं वो सबके बीच में सार्वजनिक होते हैं, सारे अखबारों में लगता है, तो शायद उसको कम पढ़ते हैं लोग, कम पढ़ते हैं। हो सकता है ऐसा हो। जी। और अगर कुछ उनके लेकर के सवाल होते हैं तो शायद उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता होगा। बाकी ये नहीं कह सकते कि हम पूरे विरोध में ही समाचार होते हैं, पक्ष में भी समाचार होते हैं, और उसका उदाहरण भी बहुत सारे हैं। उसका उदाहरण उनके ही प्रोफाइल को आप चेक करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा तो नहीं, पर 2-4 कटिंग उन्होंने खुद ने भी शेयर किया हुआ है, तो कह सकते हो कि पॉजिटिव समाचार भी लगे हैं। सर, आपने रामकिशोर नानू कावरे और उनके भाई के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई है, वो क्या मामला है, उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो एक ऐसा है कि उनके जो भाई हैं जी, राजकुमार या कुमार कावरे बोलते हैं उन्हें जी, हाँ सभी लोग, तो एक मर्डर केस हुआ था। अच्छा। ग्रुपिंग मर्डर था जी। उस ग्रुपिंग मर्डर में ये भी एक आरोपी थे। अच्छा। और इन्हें सज़ा मिली थी आजीवन कारावास की। अच्छा। आजीवन कारावास का मतलब होता है लगभग 20 साल, जिसमें उन्हें 14 साल काटने होते हैं। अच्छा। मगर मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 6.5 से 7 साल के लगभग के दौरान में ये एक मध्य प्रदेश शासन का प्रोविजन एक्ट लागू हुआ था 1995 में, जी, दिग्विजय सिंह की सरकार में। उस एक्ट के तहत ये 2003 में कुछ कंडीशनल, एक प्रकार से इसको पेरोल कह सकते हैं, बट वो प्रोविजन एक्ट जो लिखा हुआ था उसमें कुछ कंडीशन के आधार पे इन्हें छोड़ा गया था। अच्छा। उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ था कि अगर आप ये जो रूल्स है इनका उल्लंघन आप करते हैं तो आपको 48 घंटे के भीतर वापस जमा होना है। कहाँ? जेल में। जेल में। उसके लिए उनका शपथ पत्र भी लिया गया है, उन्होंने शपथ पत्र भी दिया है। जी। संरक्षणकर्ता में रामकिशोर कावरे ने भी शपथ पत्र दिया हुआ है। अच्छा। 100 घोषणा पत्र दिया हुआ है। जी। ठीक है। अब और उस रामकिशोर कावरे ने उस शपथ पत्र में ये भी कहा है, घोषणा पत्र में ये कहा है कि अगर मेरा भाई किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो 48 घंटे के भीतर मैं स्वयं ला करके जेल में जमा करूंगा।
मैं हाँ। शब्द जमा इसलिए क्योंकि उस प्रोविजन एक्ट की उनकी जो घोषणा पत्र है उसमें जमा शब्द ही लिखा है, अच्छा अच्छा। इसलिए मैं जमा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। जी 2003 में ये उस प्रोविजन एक्ट के तहत बाहर आते हैं अच्छा। और 2003 में ही पहला अपराध फिर से कारित होता है जो उस नियम का उल्लंघन था। उल्लंघन। नियम और भी हैं हाँ। जिसका उल्लंघन भी हुआ है, पर मैं एक नियम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो नियम का उल्लंघन जब आपका 2003 में हो गया था तो 2003 में ही 48 घंटे के भीतर आप जेल जमा में? हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, 2003 से लेकर 2011 तक 7 अपराध पंजीबद्ध हुए उनके भाई के खिलाफ। कुमार कावरे के खिलाफ। अच्छा। मगर इस प्रोविजन एक्ट के उल्लंघन में जिम्मेदारी माननीय कलेक्टर महोदय को दी गई थी। ये अकेले यही व्यक्ति नहीं थे जो रिहा हुए थे, ऐसे 82 लोग रिहा हुए हैं। अच्छा। उस समय में 82 लोग रिहा हुए हैं, मेरे पास में सूची है उन लोगों की, मगर सभी के लिए नियम लागू होता है। तो मेरी जानकारी में इनका उल्लंघन है तो मैं इनका जिक्र करूँगा। याचिका भी इसलिए लगी है। जी। तो कलेक्टर महोदय ने या एसपी साहब ने उस समय के जो रहे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्हें जैसा भी है तो एक प्रकार से कहा जाएगा कि साक्ष्य छुपाया गया। जी। शासन से साक्ष्य छुपाया गया और जैसा रामकिशोर कावरे जी ने खुद 100 घोषणा पत्र दिया था, उन्होंने उसे जमा नहीं करवाया, तो एक प्रकार से उन्होंने भी नियम का उल्लंघन किया। इसलिए इस मैटर को लेकर के मैंने सिर्फ हाईकोर्ट में रीट पिटीशन लगाई और सिर्फ ये कहा कि ये नियम है, ये उल्लंघन है। इस नियम के उल्लंघन में एवज में क्या होना चाहिए था उस नियमावली में लिखा है। भाई आपने तो खुद ही कहा कि भाई नियम का उल्लंघन होगा तो आपको वापस जेल में जमा होना है, बस इतनी सी बात है। इन्होंने शायद पूरे ज़िले में ये भी अफवाह फैली हुई है कि राज्यपाल से किसी प्रकार की माफ़ी मिल गई है, राज्यपाल महोदय द्वारा इन्हें कोई माफ़ी दी गई है, पर मैंने वहाँ से भी जानकारी ली है, लिखित रूप से वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई अलग से इन्हें कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा। उसी नियम के तहत छोड़ा गया था, चूँकि वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन हो या कोई भी राज्य शासन कोई अमेंडमेंट पास करता है तो राज्यपाल महोदय की अनुशंसा रहती है। तो वो उस पत्र में भी राज्यपाल के अनुशंसा अनुसार ये शब्द लिखा हुआ है। जी। तो नियम के लिए, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। अच्छा। तो उस बेस को बना करके लोगों के बीच में बातें बनाई जा रही है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, हमें माफ़ी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। उसी को लेकर के मैंने याचिका लगाई है। अब उसमें जो माननीय न्यायालय का आदेश आएगा, निर्णय आएगा, वो स्वीकार होगा। सर आपने रेत और शराब के बड़े ठेकेदार राजेश पाठक के खिलाफ भी आपने ही सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी? नहीं, मेरे पहले भी कुछ लोगों ने छेड़ा है मुहिम को। अच्छा। ये बात और है कि शायद उनकी आवाज़ जनता तक कम पहुंची मगर उन्होंने उठाया था, क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ को भी मैंने ही प्रकाशित किया है। जी। और भी लोगों ने किया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, पर मैंने किया है। तो हाँ, ये था कि उनकी चीज़ें जैसे जैसे में उजागर होती रही मैंने प्रकाशित करता रहा। मैं बेधड़क निसंकोच होकर के मैंने समाचार लिखा था उनके खिलाफ में। तो बस इतना ही है उनके बारे में। और क्या, बस एक छोटी सी और एक वाकया है कि एक प्रेशर प्लांट था जी है उनके बेटे के नाम पे। अच्छा। इसमें और भी लोग अन्य पार्टनर हैं, जिसे लेकर के मैं एनजीटी कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसपे उन पे लाखों रुपए का जुर्माना भी हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैंने, एक प्रेशर प्लांट था, फिर रेत की जैसे जैसे चीज़ें आई मैंने वैसे समाचार प्रकाशित किया। ये बात और थी कि लोग कहते थे कि उनके खिलाफ समाचार हर कोई नहीं लिखता है। हाँ। तो मेरे शुरू से मानना है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं जी तो किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में पत्रकारिता की जाए तो ज़्यादा अच्छे होता है। सही बात है सर। जहाँ तक कि सर मैंने देखा है आपने जिले के जितने भी नेता हों सभी की कार्यप्रणाली पर सवाल किए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिनके ऊपर आपने किसी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सवाल ना उठाए हों। तो क्या आपकी नेताओं से परमानेंटली नहीं पड़ती क्या? क्या बात है? नहीं, नेताओं से पटने वाली बात नहीं है। सबसे मेरे हिसाब से मैं सबसे बात करता हूँ, सब जहाँ मिलते हैं तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ, वो लोग भी मुझसे चर्चा करते हैं। मनमुटाव वाली बात नहीं है जी किसी भी नेता से। मैंने तो कहा कि मेरा कहना मानना है कि भैया जनप्रतिनिधि जनता के लिए जी, और समय अनुसार अगर कहीं पे सवाल खड़े होते हैं तो सवाल करना मेरा कर्तव्य है। सही बात है सर। पत्रकारिता
ऐसी होनी ही चाहिए कि आपके संबंध भले कितने घनिष्ठ क्यों ना हो, हाँ, मगर अगर सवाल है या उनकी कार्यप्रणाली ऐसी संदेह वाली है तो समाचार बनता है। सही बात जनप्रतिनिधि कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इससे मतलब नहीं। है। जी, क्योंकि पत्रकारिता कोई जाति धर्म और कुछ कुछ धर्म विशेष या किसी विशेष चीज़ को देख करके नहीं की जाती। हमारा जो कर्तव्य है वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम निष्पक्ष रूप से काम करें, चाहे फिर कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई शासकीय लेवल का, किसी भी लेवल का बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई छोटा छोटा आदमी क्यों ना हो। जी, अगर वो सवालों के घेरे में आते हैं, अगर वो गलत कामों को अंजाम देते हैं तो हमारा लिखना बनता है। पत्रकारिता धर्म भी यही कहता है। सही बात है। किसी नेता के खिलाफ लिख रहा हूँ, मैंने क्या गौरव पारधी के खिलाफ नहीं लिखा, पर मिलते हैं तो बात होती है। जी, मैंने क्या नची कांग्रेस विधायक आपके मधु भगत के खिलाफ नहीं लिखा, मिलते हैं तो बात होती है। मैंने राजकुमार कंवर कराए जी के खिलाफ भी लिखा, पर मैंने आज तक उनसे मिला नहीं, जी, ये बात और है, मिला नहीं हूँ मैं जी, उनसे। आज तक कभी मेरी मुलाकात सामने सामने की नहीं हुई है। मैं संजय विखे के जी के खिलाफ भी लिखा है, अगर उनसे भी मिलता हूँ तो बात होती है। मैं गौरी शंकर बिसेन जी के खिलाफ भी लिखा हूँ। जो लोग कहते हैं कि मैंने रामकिशोर कावरे जी के मंत्री रहते सबसे ज़्यादा सवाल लिखे, सबसे ज़्यादा मैंने उनके खिलाफ समाचार लिखा, तो जब गौरी शंकर बिसेन जी मंत्री रहे तो मैंने सबसे ज़्यादा सवाल या सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ तीखा लिखने वाला भी व्यक्ति मैं ही हूँ। जी, पर गौरी शंकर बिसेन जी भी मिलते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं। जी, 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 समय आया है तो मैंने उनकी तारीफ भी करी। आप मेरे फेसबुक वाल देखिए, मैं समाचार की कटिंग देखिए, मैंने उनकी अच्छी चीज़ें भी लिखी है। जी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सवाल करना मेरा काम है। मैं हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी की चापलूसी करने में विश्वास नहीं रखता। करना भी नहीं चाहिए। जी, मैं नहीं करता हूँ। मिल गए तो हाय हेलो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के अभाव में। बस मेरा काम भी ऐसा ही रहता है कि मैं ज़्यादा किसी से ज़्यादा नज़दीक या बनाने की कोशिश नहीं करता। मिलता सबसे हूँ, पर मेरी शायद ही कभी आप फ़ोटो सोशल मीडिया पे किसी नेता के साथ में देखेंगे, बहुत कम ही होता है ऐसा जी, जी, कि मैं किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचा करके वायरल करता हूँ। जी, उसका यही कारण है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम, राजनीति उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य पत्रकारिता में वो करना चाहता हूँ, वो कर रहा हूँ। सवाल की बात है तो जो जिस समय सत्ता में रहेगा सवाल उसी से होंगे। जो विपक्ष में होगा उससे सवाल नहीं होंगे। जी, हाँ, विपक्ष में भी अगर रहते हुए अगर आपका कुछ काम ऐसा हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी घटना घट जाती है, तो फिर आपसे सवाल होते हैं। सर यह भी देखा गया है जब आप भाजपा नेताओं के खिलाफ समाचार प्रकाशित करते तो मैंने आपके जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट, उनमें देखा आपको लोग फिर कांग्रेसी विचारधारा का पत्रकार कहने लगते हैं। जरूर, भाजपाओं के खिलाफ जब समाचार लगते हैं, जी, नेताओं के खिलाफ जब समाचार होते हैं, जी, तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ, और जब कांग्रेसियों के खिलाफ समाचार लगते हैं, कांग्रेसी लोग कहते हैं कि मैं भाजपाई हूँ। जी, तो वो अपने चहेते नेताओं के पक्ष लेने के चक्कर में मुझे कांग्रेसी कभी तो कभी भाजपाई बोलते रहते हैं। जी, ये है कि जब से मैं आया हूँ तब से लगभग भाजपा की सरकार रही है। हाँ सर, लगभग 15 महीने के आसपास की आपकी कांग्रेस की सरकार रही। जी, उस समय मेरे समाचार भी कांग्रेसियों से हुए हैं। जी, तो उस समय लोग मुझे बोलते थे कि मैं भाजपाई हूँ, और उनको बोलने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया क्योंकि कार्यकाल कम हो गया कांग्रेस का। हो गया। जी, तो ये लोग अपने नेताओं को खुश करने के लिए क्या हो या उनके पक्ष लेने के लिए कहिए, तो उसके चक्कर में मुझे आरोप लगाते रहते हैं। पर जब वो खुद देखते हैं कि वो तो समाचार इनके खिलाफ भी लगा। मैं जैसे चुनाव के समय में मंत्री थे परसवाड़ा विधानसभा से रामकिशोर कावरे, मैं उनके खिलाफ समाचार, लोग बोलते थे कि मैं मधु भगत का आदमी हूँ। अच्छा, मधु भगत जब विधायक बने, मैंने उनके खिलाफ समाचार लगाया तो फिर लोगों ने बोलना बंद कर दिया। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं बोलते कि रामकिशोर कावरे का आदमी है करके? नहीं, ये तो शायद ही नहीं बोलेंगे। शायद ही बोलेंगे कि ऐसा कोई बोले, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई, पर मैंने उनका भी समाचार लगाया। जी, 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 अब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जब पहले विधायक थे और फिर जब सांसद चुनाव लड़े
जी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जब लड़े तब भी मैंने सवाल खड़े किए मधु भगत से। जी जब वो पद में नहीं थे तो फिर उनसे सवाल बनता नहीं था। जी जब अभी वापस पद में आए तो फिर मैंने समाचार लगाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले फिर समाचार में कांग्रेसियों के खिलाफ लिखा था। जी तो खिलाफ नहीं होता है, वो एक्चुअली सवाल होता है जो आम जनताओं के बीच में चर्चाओं में रहता है, वही हमारा समाचार होता है। जी भाई आप किसी घटना चक्र को लेकर के आप बैठ रहे उठ रहे हो और वही चर्चा का विषय बना हुआ है किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, आप दोस्तों के बीच में या कहीं अन्य लोगों राजनीतिक व्यक्तियों के बीच में, और जब चर्चाएं चल रही हो तो वो सवाल भी वहीं से उभर के आता है। सही बात है सर। सवाल वहीं से उभर के आता है, तो उन्हीं सवालों के आधार पर समाचार भी बनते हैं। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सवाल होते हैं, आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे पे बनते हैं, लोग जो कहते हैं, बस ये है कि वो पहले चार लोगों के बीच में होता है, उन्हीं सवालों को लेकर के हम अपने समाचार पत्रों में लिख देते हैं जो सबके बीच सार्वजनिक होता है। बात सिर्फ इतनी है। तो मैं अगर किसी विशेष व्यक्ति या विशेष पार्टी के तरफ से अगर काम कर रहा हूँ तो फिर वो व्यक्ति बताओ मुझे जिसके खिलाफ मेरा समाचार नहीं है। समाचार नहीं है, आप मुझे ये भी बताइए। सही बात है सर। आरोप लगाते हैं मुझ पे जी कि फलाने व्यक्ति इससे बिक गया, उससे बिक गया, तो मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, बिकने की परिभाषा बता दो। क्या वो व्यक्ति ऐसा ला करके दिखाइए मुझे जिसके खिलाफ मैंने समाचार नहीं लगाए हैं। जी बस समय समय की बात होती है। अब आप कहेंगे कि सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है, आप पश्चिम से निकाल दो, तो वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। अगर आप सत्ता में हैं, आप उस क्षेत्र के उत्तराधिकारी बन के बैठे हैं, तो सवाल आपसे होंगे। सही बात जो नहीं बैठा है उससे नहीं होंगे। जी 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 बस इतनी सी बात है। अब लोगों की समझ की फेर है। मैंने बोला ना, किसी नेता का पक्ष जान लेना है तो मुझ पे सवाल हो जाएंगे। बाकी ऐसा कोई विशेष मैं कभी किसी से बोला ही नहीं कि मैं किसी का आदमी हूँ। ना कोई आदमी मुझे ऐसा बोलता है, कोई नेता बोलता होगा कि ये फलाना व्यक्ति मेरे इशारों पे काम करता है। मैं किसी के इशारों पे काम करता ही नहीं हूँ। मैं अपने विवेक से काम करता हूँ, अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा उपयोग करता हूँ। बस इतनी सी बात है। जी। आपकी पत्रकारिता को लेकर सर आप पर 9 ब्लैकमेलिंग, 1 किडनैपिंग के आरोप पंजीबद्ध हुए हैं, तो इससे आपकी छवि पर कुछ असर पड़ता है? मेरे को बिल्कुल इसलिए हिचकिचाहट नहीं होती बोलने में, ये सब चीज़ों को इतना शर्म महसूस होता है क्योंकि मैंने ये कृत्य नहीं किया है जी। और मैं आज भी लड़ रहा हूँ जी। किसी से किसी प्रकार का मैंने समझौता नहीं किया है। 10 केस इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे को 9 की जानकारी थी। एक मुझे अभी जब प्रकरण बने तब पता चला। अच्छा। 10 में से 2 केस में मैं बरी निकल चुका हूँ। अच्छा। दोष मुक्त हुआ हूँ जी बगैर किसी समझौते के। जी। उसके बाद 2021 में ही मेरे पे फिर अपहरण और फिरौती जी। और लूट की जैसी बड़ी धाराओं पे मेरे पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ। मेरे अकेले पे नहीं, वैसे 9 लोगों पे पंजीबद्ध हुआ था। अच्छा। वह प्रकरण ही मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। जी। इसलिए समझ में नहीं आया कहूँगा मैं कि मैं अपने घर जाता हूँ, हाँ। 15 मिनट के लिए मैं अपने रिलेटिव के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ रुकता हूँ। जी। वहीं पे मेरे अन्य दूसरे लोगों से, जान परिचित के लोगों से मुलाकात होती है। मैं बालूरघाट शाम को 6 बजे आ जाता हूँ जी। और दूसरे दिन मेरे पे किडनैपिंग का मामला बन जाता है। अच्छा। उन 9 आरोपियों में से सबसे ज़्यादा उस केस में मैं ही प्रताड़ित हुआ। जी। क्योंकि 9 में से मुख्य आरोपी, मेरे को सहयोगी बनाया गया था उस प्रकरण में, और जो मुख्य आरोपी है वो कभी जेल नहीं गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि जिस नेता ने षड्यंत्र करके ये केस पंजीबद्ध करवाया मेरा नाम डलवा करके, जी। उस नेता की चरण वंदना करने चले गए वही मुख्य आरोपी। अच्छा। इसलिए वो आज तक जेल नहीं गए। जी। जबकि इन 3 बड़ी धाराएं हैं, ये नॉन अवेलेबल है। जी। उसके बावजूद भी वो जेल नहीं गए। 7 महीने वो फरार रहे। 7 महीने बाद, मतलब 7 महीने में से 3 महीने बाद लगभग 4 महीने वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। उसी नेता को फेसबुक पे बधाई देते जिसकी चरण वंदना करके ये बचे हुए थे। अच्छा। और पुलिस उनको 4 महीने तक फरार बताती रही। अच्छा। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? मैं उस समय जेल में था, जी। तो उस समय आप क्या समझेंगे? क्या किसी नेता का संरक्षण नहीं था?
था, बिल्कुल था। नहीं था तो पुलिस जब वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे तो फिर पुलिस उन्हें क्यों फरार बता रही थी? क्या पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही थी? मुझे पकड़ने के लिए तो मेरे रिलेटिव को, मेरे रिश्तेदारों को थाने में बैठाया गया, अच्छा मेरे घर के नंबर टैप किए गए, जी। लोकेशन ट्रेस की गई। मुझे पकड़ने के लिए इन्होंने इस कदर जोर लगा दी कि कुछ भी हो बस इसको पकड़ो, बाकी किसी अच्छा। से मतलब नहीं, जैसे मैं मुख्य आरोपी था उसका। और मज़े की बात यह है कि पुलिस ने चालान जमा करी, उस चालान में जिस होटल के कमरे में शिकायतकर्ता को रखना पाया गया, किडनैपिंग की घटना बताई गई है, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज में मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हूँ। अच्छा जबकि किडनैपिंग जैसा मामला है। जी। चालान में पुलिस ने शिकायतकर्ता की, मेरी और मेरे साथ 8 आरोपियों की कॉल डिटेल प्लस लोकेशन दोनों लगाई है। अच्छा मगर मेरी बाकी के अन्य जो 8 आरोपी हैं उनके साथ कोई कॉल डिटेल मैच नहीं करती है उस समय, घटना के चक्र के समय 2 दिन के भीतर जी। और न ही मेरी लोकेशन मैच करती है। जी। वो 90 किलोमीटर दूर है, मैं 90 किलोमीटर दूर अपने घर में बालाहाट में हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं अपने घर में यहाँ पे अपने घर पे हूँ बालाहाट में, गांव के घर पे नहीं, बालाहाट के घर में। जी। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये उसी चालान में पुलिस ने जमा करी जिस केस में मुझे आरोपी बना करके चालान प्रस्तुत हुआ है, इन बड़ी धाराओं पे। उसके बाद मैं ही आरोपी बना, मैं ही प्रताड़ित हुआ अकेला, जी। मैं ही जेल गया, बाकी सारे के सारे बाहर के बाहर अग्रिम मेल कराए। अच्छा और अगर मैं उस केस में आज भी उस प्रकरण में हाई कोर्ट्स के माध्यम से मैंने 482 लगाया हुआ है, 482 के माध्यम से बाकी के 8 आरोपियों ने शिकायतकर्ता से समझौता कर लिया है। अच्छा ठीक है, मैंने समझौता नहीं किया है। क्यों? जी। इसलिए कि अगर मैं समझौता करूंगा तो समझौता जो होता है वो एक प्रकार से आप आरोपों को कबूल करना होता है। जी। अगर मैंने नहीं किया है तो मैंने नहीं किया है। ये आज नहीं होगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा निर्णय आने में उसमें, मगर जिस दिन निर्णय आएगा मुझे मालूम है, पूरा भरोसा है न्यायपालिका के, वो उसमें भी मैं दोस्त मुक्त निकलूंगा। जी। क्योंकि एविडेंस कुछ नहीं है, फिर भी मैं आरोपी था, फिर भी मैं प्रताड़ित हुआ था। जी। तो ये इस तरीके से षड्यंत्र होते हैं। अच्छा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस केस में मुझे पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी थी, अच्छा जी। उसी के प्रकरण में मुख्य आरोपी को खुली छूट दी गई थी, फरार बताया गया। और वो कोई फरार नहीं थे, वो अपने गांव में घर में, और उसमें से कुछ आरोपी तो अपने दुकान चला रहे थे घर में बैठ करके, और पुलिस उन्हें फरार बता रही थी। अच्छा। तो बिना किसी बड़े नेता के संरक्षण में तो ये कि मुमकिन नहीं है। तो वो भी है एक चीज़। फिर उसके अलावा 7 अभी प्रकरण बने हैं, 7 मेरे पे ब्लैकमेलिंग के बनाए गए हैं। अच्छा। 10 दिन में 16 मई को मेरे पे 2 अपराध पंजीबद्ध होते हैं, 17 मई को 2 अपराध पंजीबद्ध होते हैं, 19 मई को 1 अपराध पंजीबद्ध होता है, फिर 23 मई को 1 अपराध पंजीबद्ध होता है, 26 मई को, मतलब 10 दिन के भीतर 7 मामले पंजीबद्ध किए जाते हैं। 2024 में या इससे पहले? 2024 की बता रहा हूँ। अच्छा। ये जो अपहरण वाली घटना हुई थी 2021 की। जी। इन सबको, ये 7 प्रकरण तो अभी हुए हैं, उसको लेकर के तो 10 है। जी। 10 में से भी 8 प्रकरण चल रहे हैं, 7 अभी के और 1 राजखंड वाला जो 2021 में बना था। अच्छा। 7 अभी के 7 प्रकरण में जी। आपको ताज्जुब होगा कि शायद मैं 2 ही शिकायतकर्ता से कभी मिला हूँ या जानता हूँ। अच्छा। बाकियों को सिर्फ समाचार आया है, लगा है, मैं बाई फेस कभी ना मिला, ना कभी मैंने बात की। अच्छा। मगर शिकायतकर्ता कहते हैं कि हमें फ़ोन करके प्रताड़ित करता था, तो भैया कॉल डिटेल क्यों नहीं लगाते आप? सही बात है। पुलिस ने कहा है, किसी ने कहा है, किसी एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि मुझे फ़ोन करके परेशान करता था, तो किस नंबर से फ़ोन करता था पुलिस मेरे चालान में पेश करे ना कॉल डिटेल। किसी ने कहा है मुझे कि 15 दिन पहले या 2 महीने पहले या 4 महीने पहले मुझसे मिलकर के पैसे मांगा। घटना स्थल का आप उल्लेख क्यों नहीं करते हो, और उल्लेख कर रहे हो तो उस जगह की मेरी लोकेशन क्यों नहीं लगा रहे हो आप? सही बात है सर। लगाइए ना भाई, आप पुलिस के लिए लोकेशन निकालना और चालान में प्रस्तुत करना कोई बड़ा काम तो है नहीं। आप लगाइए, मेरी भी कॉल डिटेल लगाइए, उसकी भी लगाइए, और मेरी लोकेशन और उसकी लोकेशन भी आप चालान में प्रस्तुत कीजिए।
दोनों का टाइमिंग अगर मैच करता है तो मैं आरोपी हूँ, नहीं करता है तो मैं आरोपी कैसे हूँ? सही बात है सर। उसके बाद मेरे पे 7 प्रकरण आपने सीधे बना दिया गया। विवेचना आपने कुछ भी नहीं करी पहले। मैं चूंकि पत्रकार हूँ, मैंने याचिका लगाई हुई है, मैंने उससे पहले एसपी और आईजी को मैंने 2 से 3 बार शिकायत दे रखी है कि मेरे पे झूठे षड्यंत्र कर फंसाया जा सकता है मुझे। अच्छा। तो फिर ये एक गिरोह बना लिया गया कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल खोली गई कि जिसके खिलाफ इन्हें समाचार लगा सबको बुला बुला के शिकायत डलवाई गई। अच्छा। कोई कहता है 15 दिन पहले मेरे से पैसे मांग रहा था, कोई कहता है 4 महीने पहले 4 महीने पहले पैसे मांग रहा था तो 4 महीने तक क्यों सो रहा था भाई? सही बात उस समय क्यों शिकायत नहीं किया? एक ने तो मेरे पे आरोप लगाया 1.5 साल पहले से, तो 1.5 साल तक क्या कर रहे थे भैया आप? वैसे तो यही सिद्ध होता है कि सारे आरोप झूठे हैं। आप ही बताइए। और जब उस मामले में मैंने अपनी बेल, मैंने इतना सब कुछ हुआ, मेरे पे थाने से बेलेबल धारा थी, अच्छा। उसके बावजूद भी ना बेल दी गई ना कुछ हुआ। सारे जो प्रोसेस होती है कोर्ट की वो मैंने पूरे फॉलो करे। मैंने किसी अप्रोच भी नहीं लगाई। मैं चाहता तो किसी नेता से बोल सकता था। मैंने किसी एक भी नेता को, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, मैंने एक बार भी फ़ोन करके नहीं बोला कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं मदद मांगूंगा, कल वो मुझे एहसान जताना शुरू करेंगे। सही बात है सर। और मैं किसी नेता का एहसान नहीं लेना चाहता। हाँ, कुछ समय के लिए मैं प्रताड़ित हुआ जरूर, परेशान जरूर हुआ, पर एक कहावत है कि सच प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। और बस मेरी भी आस्था है ऊपर वाले पे, मैं भी भरोसा करता हूँ न्यायपालिका पे, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं इन सारी दोषों से बरी हूँ और मैं दोष मुक्त होना चाहता हूँ जी। समझौता नहीं करना चाहता मैं करूँगा भी नहीं। मेरे किसी प्रकरण में मैंने समझौता नहीं किया है। अभी भी मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप समझौता कर लो, ख़त्म कर लो मामले को। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि समझौता करूँगा तो फिर मैं किसे जवाब दूँगा? मैं ही लड़ रहा हूँ न्याय के लिए और मैं ही फिर समझौता कर रहा हूँ, तो सीख क्या है? हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप पे बात आई तो आपने झुका लिया सर? फिर तो हर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों को इसी तरीके से दबाएंगे। सही बात है सर। फर्जी आरोप लगा दो, बाद में समझौता कर लो। फर्जी आरोप लगा दो, समझौता कर लो, तो पत्रकार तो परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये बात और है कि बहुत से कुछ लोग हैं में जो हमारी पत्रकारिता लाइन के हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में या ऐसे लोगों के खिलाफ में जो परेशान करने में माहिर है, षड्यंत्र करके फंसाने में, उनका सहयोग करते हैं। अब उनका जिस स्वार्थ से करते हों, पर अब मेरा बस एक ही कहना है कि आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। सही बात है। सीधी सी बात है। मैं, हो सकता है कि आज मैं लड़ रहा हूँ तो मेरे साथ देने के लिए कोई ना हो, मैं बोलता भी नहीं हूँ कि कोई साथ दे। मैं तो सीधा ये कहना है कि मेरी लड़ाई है, मैं तो लड़ूंगा, जिसे देना होगा वो आएगा, नहीं देना होगा तो बुलाने पे भी नहीं आएगा। तो आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और भी अन्य लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा कभी एक बार तो मौका आएगा कि आपको झुकना पड़ेगा फिर। सही बात है। क्योंकि आप निष्पक्ष नहीं हो। आप आज चाटुकारिता कर रहे हो, हमेशा चाटुकारिता नहीं कर सकते, और सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपको पाल नहीं सकता। इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा। सही। किसी भी राजनीति व्यक्ति, कोई भी ठेकेदार, कोई भी प्रशासन किसी भी चाटुकार लोगों को हमेशा संरक्षण नहीं दे सकता। एक समय तक दे सकता है, उसके बाद आपकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। बस सीधी सीधा सवाल और जवाब है जी। आपकी छवि, आपका आचरण पे डिपेंड करता है, आपकी कार्यशैली पे डिपेंड करता है। सही बात है सर। मेरी आज हो सकता है इन लोगों ने मेरी छवि खराब करने के लिए सब कुछ करा मेरे को, या खुद जांच से बचने के लिए किया। मैं जैसे कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने समाचार जैसे ही लिखा वैसी जांच हो गई, जांच में पाए गए। मैं स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ, जांच में वो आरोप सिद्ध पाए गए हैं। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि जांच रिपोर्ट मैंने ले चुका हूँ, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो क्या मेरे पे फर्जी केस इसी जांच से बचने के लिए किया गया था? अब तो आरोप आप पे सिद्ध हो गए, मेरे पे तो अभी होना बाकी है। तो कुछ समय के लिए आपने मेरे को कानूनी प्रक्रिया में जरूर उलझा दिया जी। मगर आपके खिलाफ तो आरोप सिद्ध हो चुके हैं जो मेरे समाचारों में था।
तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उनको लगता है कि हम उलझा करके, फंसा करके हम बच जाएंगे, या मिलिंद से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो मिलिंद, आज मिलिंद है, कल कोई और होगा सही। जो वाकई निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की बात है, मगर बहुत से लोग आज भी निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं, कर रहे हैं। तो कुछ दिन की घटना, एक पत्रकार है छत्तीसगढ़ का, हाँ, मुकेश चंद्राकर, मुकेश चंद्राकर। क्या हुआ देखिए, हो सकता है कल मेरी भी बारी हो सकती है ऐसे। जी। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बारी नहीं हो सकती है, मगर मेरा ये कहना है कि अगर या तो आपको पेट पालने के लिए पत्रकारिता में आना है तो पत्रकारिता में मत आइए, और भी काम है वो करिए। और पत्रकारिता में अगर आते हैं तो थोड़ी तो निष्पक्षता रखिए, थोड़ी तो निडरता रखिए, थोड़ा तो सच का सामना करने की हिम्मत रखिए। तो आप पत्रकारिता, किसी ने आपको बुलाया नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, आपको किसी ने नहीं बुलाया, अन्य व्यक्तियों को किसी ने नहीं कहा कि आप पत्रकारिता में आइए, स्वेच्छा से आए। मैं भी अब स्वेच्छा से आया हूँ, आप भी स्वेच्छा से आए। इसलिए मेरी लड़ाई को मैं कभी किसी पे थोपता नहीं हूँ कि मेरी लड़ाई आप लड़ो। मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। मेरी लड़ाई, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि थोड़ा सा पोलाइटली होकर के लिखा करो, इस सब मतलब मैनेज वाला शब्द लिखा करो, ये भी बोला जाता है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि मैनेज वाला शब्द क्या होता है? किसी को खुश करने के लिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं क्या? किसी को खुश करने के लिए हम किसी अधिकारी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, हम किसी नेता के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, हम किसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? आम जनता के लिए। आम जनता। अगर किसी चीज़ों को, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, या किसी के गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय हुए चीज़ों को लिख रहे हैं, भले ही वो सवाल पुलिस से हो सकती है, वो कलेक्टर से हो सकता है, जनप्रतिनिधियों से हो सकता है जी, तो वो लड़ाई मेरी है क्या? वो तो किसी न किसी जनता के लिए है। अगर कुछ अच्छा होगा तो मेरे घर के लिए अच्छा होगा, आम जनता के लिए अच्छा होगा। तो फिर मैंने बोला ना कि सिर्फ व्यक्तियों के नाम बदल सकते हैं, लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार होते रहेंगे। पत्रकार आज मैं हूँ, कल को कोई मुकेश चंद्राकर भाई साहब थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, तो कोई ना कोई तो होगा जो आपसे सवाल करेगा। हो सकता है कुछ समय ना करे, मगर कुछ समय बाद लोग करेंगे आपसे सवाल। मगर और ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो हमसे सवाल नहीं होंगे। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ जी, क्योंकि हमारी भी हम भी चाहते हैं कि हमसे भी सवाल हो, तभी हमें हमारा भी आईना दिखता है। सही बात है। अकेले हम नहीं है कि सवाल खड़े करें, हम पे भी सवाल होना चाहिए कि भाई साहब आपने इनके खिलाफ लिखा, इनके खिलाफ नहीं लिखा, इनकी कार्यप्रणाली पे क्यों नहीं लिखा। हाँ, बहुत से समाचार हमसे छूटते हैं, हम ये भी उस चीज़ के लिए हम भी एक प्रकार से कहना चाहिए क्षमा प्रार्थी हैं कि हम बहुत सा कवरेज नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह होती है कि हर जगह पे हमारी दृष्टि नहीं हो सकती जी, हर समाचारों को कवरेज हम लोग करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। मैं हूँ, आप हो, हर कोई हो जी, पर हर बार अनदेखा कर दें वो पत्रकारिता ना है। ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आपको मौका मिलेगा सवाल करने पड़ेंगे। सही बात है। ये मेरे हिसाब से ये पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए। बाकी के भी पत्रकार हैं बालाघाट में, जैसे अपने अपने हिसाब से करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जी। हाँ, मुझे लेकर के बोलते हैं कि शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे शब्द थोड़े कड़े होते हैं जी, स्पष्ट होते हैं, कड़े होते हैं, पर मेरा कहना है कि चोर को चोर करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। सही बात है। बस इतना है कि अगर मैं चोर को चोर कह रहा हूँ तो कोई शर्मिंदगी मेरे को नहीं है, ना लिखने में संकोच है मुझे, और मैं लिख भी पा रहा हूँ तो उसका श्रेय हमारे संपादक महोदय को है जी। अगर वो इतनी आज़ादी ना दें तो शायद मैं भी ना लिख पाऊँ, कोई पत्रकार ही ना कर पाए काम। सही बात। उदाहरण देश के बड़े बड़े चैनल हैं, हाँ सर, जिनके अंदर में बहुत से एंकर थे, बहुत से पत्रकार थे जो न्यूज़ चैनलों के लिए काम करते थे, मगर चैनलों ने उनका अधिकार छीना तो वो हटा दिए गए जी। पर उनने क्या बोलना छोड़े? नहीं, चैनल ने हटाया तो खुद का यूट्यूब चैनल चालू करके कर लिया उन्होंने जी। वो सवाल तो अब भी कर रहे हैं। सही बात है सर। क्या वजह है कि आप पर बार बार ब्लैकमेलिंग के आरोप लगते आ रहे हैं? वजह तो बस यही कहूँगा कि मेरे पास जानकारी आई जी, किसी से भी संबंधित, हाँ,
मैंने समाचार प्रकाशित कर दिया, अच्छा सामने वाला मुझे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको जी। कि मुझे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, हाँ मिलने बुला रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, कॉल करके बोलता ऑफ़र करता है, मैं नहीं मान रहा हूँ, जी। ठीक है, किसी से खबर भिजवाता है, मैं नहीं मान रहा हूँ हम्म, कि भैया समाचार आ रहा है, मैं तो लगाऊंगा, जी। मैं आपके सौदे को मानने तैयार नहीं हूँ। नहीं। तब इनके पास एक उपाय बचता है, ब्लैकमेलिंग का, शिकायत ठोक दो। अच्छा क्योंकि आज के डेट पे आपको भी मालूम है कि थानों में क्या होता है, जी। आप जाओ अप्रोच लेकर के, पैसों लेकर के, काम हो जाएगा आपका। सही बात है। बस मेरे पास अप्रोच नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं नहीं बच पाता हूँ, षड्यंत्र का शिकार हो जाता हूँ। भाई वही बात आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने, कि कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया पैसे ले लो, मैंने नहीं लिया तो मैं ब्लैकमेलर हो गया, और वो अगर मुझे जो ऑफ़र कर रहा है मैं ले लूँ तो मैं बहुत अच्छा पत्रकार बन गया। आज के डेट पे पत्रकारों की परिभाषा ये ऐसी हो गई है। सही बात है। जैसे दिवाली, होली, 15 अगस्त, 26 जनवरी में इनके पास लिफाफों के लिए जाऊँ, विज्ञापन के तौर पे पैसे मांगने जाऊँ तो मैं बहुत अच्छा पत्रकार हूँ, और मैं अगर विज्ञापन ना मांगूँ और समाचार लगाता हूँ तो मैं ब्लैकमेलर बन गया। तो परिभाषा इन लोगों ने तय करी है, जी। मैंने नहीं है। मैं अभी भी अपना काम करता हूँ, और इस वजह से ही मैं अब मिलने से भी लोगों से बचता हूँ। जी। उसकी वजह यही है। कोई मुझे कहता है यहाँ कवरेज के नाम पे आ जाओ, मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, भैया ना आपके 2 रुपये लगेंगे ना मेरे खर्चों, आप उस संबंधित घटना का मेरे को एविडेंस दे दीजिए, फ़ोटो, वीडियो, कागज़ जो भी रहता है एविडेंस के तौर पे वो दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपके समाचार लग जाएंगे। जी। उसका वजह यही है। अच्छा अच्छा। लोग बोलते हैं आप वर्जन नहीं लेते, सामने वाले को पूछते हैं। अब मैं चोर को पूछूंगा कि भैया आपने चोरी किया क्या, तो वो एक बार वो स्वीकार करेगा कि मैं चोरी किया? बिल्कुल नहीं आप ही करेगा। बताइए। नहीं तो फिर मैं करेगा। चोर से फ़ोन करके पूछूं कि भैया मैं आपके खिलाफ समाचार बना रहा हूँ, आपके खिलाफ ये डिटेल आई है, आपका क्या कहना है? तो वो तो कहेगा भैया मैं पाक साफ हूँ, वो थोड़ी ना कहेगा मैंने किया हूँ। पाक साफ तो फिर मैं उसको फ़ोन करके वर्जन क्यों लूँ? सही बात है। वर्जन क्यों लूँ? मेरी नज़र में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपके पास एविडेंस है और उसको अगर आप फ़ोन कर रहे हो, तो आप उस समाचार लगने से पहले उसको सजग कर रहे हो, या फिर या इनडायरेक्टली तौर पे कहा जाए तो आप ऑफर कर रहे हो कि भैया समाचार लग रहा है, आकर के मिल लो हमसे। इनडायरेक्टली तौर पे मेरे हिसाब से ये है। जी। मैं अधिकारियों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अधिकारियों का वर्जन होना चाहिए, हाँ मैं मानता हूँ। कार्यप्रणाली को लेकर के है तो नेताओं से भी वर्जन होना चाहिए। जी जी जी। उनके, मैं उस चीज़ को, उस वर्जन को लिए मैं पॉजिटिव हूँ। मगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो अधिकारी हो, फिर चाहे वो नेता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, जी। और उन्हीं को हम सवाल करके पूछते हैं कि आपने क्या भ्रष्टाचार किए हो या आपका इसका कहना क्या है, तो मेरे हिसाब से वो इनडायरेक्टली तौर पे सामने वाले के लिए मैसेज छोड़ रहे कि भैया हम समाचार लगा रहे हैं, आप आकर के हमें मैनेज कर लो। इसलिए मेरे समाचारों में वर्जन नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर मेरे को किसी का कथन लिखना भी होता है तो मैं समाचारों के अंदर ही उनके शब्दों को लिख देता हूँ, पर क्या कहना है या इनका कहना है शब्दों का उपयोग नहीं करता मैं, बहुत कम ही, रेयर ही करता हूँ मैं। अच्छा। उसका कारण यही है। अच्छा। मैं शायद जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस होते हैं उनके मैटर में मैं कभी कॉल करके पूछता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ना किसी से मिलना होता है, ना मेरे को किसी से मैनेज होने का शौक है। बातें ऐसी है। अच्छा। रही बात किसी से पर्सनल इंटेंशन की, तो पर्सनल इंटेंशन कुछ नहीं होता। मैंने बोला ना कि आपके खिलाफ कोई जानकारी आई, मैंने समाचार प्रकाशित कर दिया। ये बात आप पर अब विवेक करता है कि आप उसको पर्सनल लेते हो या फिर उस चीज़ों को में सुधार लाते हो। जिन्होंने सुधार लाया वो मित्र है, सीधा बोल रहा हूँ मैं। जिन्होंने सुधार लाया वो मित्र भी हैं, संबंध भी अच्छे हैं, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी करी और उसमें सुधार भी किया। और जिन्होंने सुधार नहीं लाया, उन्हें और करना है, तो वो मुझ पे आरोप लगाते हैं कि हमसे पैसे मांग रहा था। तो पैसे मांगने की प्रक्रिया क्या होती है? एक, किसी के माध्यम से आप भेजो खबर, दूसरा होता है आप फ़ोन करो, मैसेज करो, या तीसरा होता है आप उससे मिलने जाओ। मैं किसी के थ्रू खबर आपको भेजा नहीं, मैंने आपको कॉल किया नहीं, मैंने आपसे मिलने आया नहीं, तो फिर ब्लैकमेल कैसे किया? सही बात है।
तो मैंने बोला ना कि अपने आप को बचाने के लिए आप आरोप लगा सकते हो। हाँ, आप पैसे वाले हो, अप्रोच वाले हो, तो आप उसका फ़ायदा उठा करके मेरे पे प्रकरण भी बना सकते हो, अपराध भी बनवा सकते हो, पर सिद्ध शायद ही कर पाएंगे। शायद क्या, मैं तो ये बोलूँगा कर ही नहीं कर ही पाएंगे, नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं डरता हूँ। जी। सर, आपके ऊपर इतने सारे अपराध, मतलब झूठे ही सही अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। आप बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के खिलाफ लिखते हैं, आपको डर नहीं लगता? रेत माफियाओं, शराब माफियाओं, सबके खिलाफ लिखते हैं, आपको डर नहीं लगता? लगता था मुझे, अच्छा। डर लगता था जी। कोरोना काल के पहले, हाँ। और उसके ठीक कोरोना काल के समय में मेरे पे एक अपराध पंजीबद्ध फिर हुआ, जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, जी। किडनैपिंग फिरौती वाला हुआ। जी। उसके बाद से डर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कोरोना काल में लोगों को तड़पते मरते देखा है। जी। उस समय मैं समझ में आया कि जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। हाँ। बात ये नहीं कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ इसलिए, बात ये है कि आप आम आदमी भी हो तो आपको नहीं पता कि आपकी मृत्यु कैसे और कहाँ लिखी है। सही है। और जब आपके हाथ में नहीं है तो आप कौन होते हो? डरने वाले। डर के क्या कर लेंगे आप? जाना तो मेरे को भी है, जाना आपको भी, जाना हर उस व्यक्ति को जो घमंड में मर रहा। जी। तो फिर डर किस बात का है? सही बात। रही बात कोई मेरे पे हमला कर देगा, मेरी हत्या करवा देगा, ये इसका तो हाँ मेरा अंदेशा है, वो फलाना व्यक्ति करवा सकता है, या जिन लोगों के खिलाफ मैंने समाचार लगाए या जिन लोगों ने खिलाफ मैंने याचिका लगाई है वो लोग करवा सकते हैं, ये अंदेशा है। जी। पर ये नहीं कि मैं डर के भाग रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला ना, आप जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप बैठे हो, अभी आप बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, बैठे बैठे 10 मिनट में किसी को अटैक आ रहा है, 10 मिनट में वो आत्मा परलोक से मिल गई। तो जो है ना ऊपर वाला है। सही बात है सर। ना वो चाहेगा तो आप 2 सेकंड भी नहीं रहोगे, और वो नहीं चाहेगा तो किसी की मजाल नहीं कि आपको ले जाए। सही बात है सर। इतना तो आप भी जानते हैं। जी। तो डर नहीं है, स्पष्ट बोल रहा हूँ कि डर नहीं है। अब जी। था पहले, अब नहीं है। अब तो ऐसा है कि जो जैसा है मैं वैसा हूँ। ना मेरे को किसी से लालच है, ना किसी से अपेक्षा है, ना मैं किसी से उम्मीद करता हूँ, ना मैं किसी से मदद की गुहार लगाता हूँ। जी। अपनी परिस्थिति अच्छी रहे चाहे बुरी रहे, मैं खुद लड़ता हूँ। और मैं अब तो नाम नहीं लूँगा, मतलब अभी फ़िलहाल नाम नहीं लूँगा, पर धन्यवाद तो उन्हीं का देना चाहूँगा जिनने मुझे इस लेवल पे ला करके रखा कि मेरे अंदर का डर ही ख़त्म हो गया। डर खत्म हो गया। अगर वो सारी इतनी घटनाएं ना करते मेरे साथ में, इतने षड्यंत्र न करते, इतने मेरे को फर्जी तरीके से जेल में भिजवाते, तो शायद मेरे अंदर का डर न ख़त्म होता। जी। तो एक प्रकार से उनको धन्यवाद है मेरा कि आपने इस चीज़ से मुझे ऊपर निकाल दिया। जी। रही बात मृत्यु की, तो मैंने पहले ही बोला, जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। जी। तो आज है, कल रहे ना रहे। चंद्रकांत जी की भी यही कहानी थी, लड़ते लड़ते हो गए, हम भी लड़ते लड़ते चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। जी। रही बात किसी के, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका परिवार है, ये है वो है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका परिवार है, जिनके साथ घटनाएं घट गई जी। और फिर भी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ऊपर वाला है, वही सब कुछ मैनेज करता है, आप और मैं कुछ नहीं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, मिलिंद ठाकरे जी की हिम्मत ने बगावत कर नहीं चलिए सर, आपसे ऐसे ही मैंने थोड़ी आपको बस यही कहूँगा कि पहली बात तो धन्यवाद बहुत बहुत का। रही बात ऐसा कुछ ही नहीं कि बगावत कर ली, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम कुछ नहीं है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, करवाते भी वही। माध्यम हम लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हो, बाकी आप भी जानते हैं कि परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा क्या मानना है कि जब तक आपके जीवन में सांस है, आपके शरीर में सांस है और आपका ज़मीर जिंदा है, तब तक आपको अपना काम करना चाहिए जो आपका कर्तव्य है। जी। मैं बस ये मानता हूँ, डर करके भाग करके कुछ हासिल नहीं होगा, लड़ करके कुछ हासिल हो ना हो, पर एक परिभाषा जरूर लिखी जा सकती है भविष्य के अपने
हमारे जो आगे की पीढ़ी है उनको हम कुछ सीख दे सकते हैं। सही बात है। झुक करके दब के चलने में सीख नहीं दे पाएंगे हम, और भविष्य में उनके लिए भी वो चीज़ें खतरा है। तो अब मेरा काम करने का तरीका उसी आधार पे रहता है कि भैया जो सही है मैं उसके साथ हूँ, और जो गलत है मैं उसके खिलाफ हूँ। फिर वो गलत वाला व्यक्ति सामने वाला कोई अप्रोच वाला हो, पावरफुल हो, पैसे वाला हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आदमी ऐसा नहीं कि मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ तो उसमें ऐसा ही मेरा स्वभाव है। बहुत सरल भी हूँ और व्यवहारिक तौर पे। जी कोई आकर के अपनी गलती मान ले तो मैं एक कलम के एक शब्द भी नहीं लिखता, जी मैं छोड़ देता हूँ। पर वो गलती माने तब। आप गलती भी करो, सीना जोरी भी करो, फिर हमसे उम्मीद करो कि हम अपना काम भी ना करें, तो ये पॉसिबल मेरे से तो नहीं होगा। जी। बाकियों का नहीं कह सकता मैं। चलिए, मुझे एक और शायरी याद आ रही कि जमाना चाहे जितना भी खिलाफ हो, जमाना चाहे जितना भी खिलाफ हो, चलूंगा हमेशा उसी राह पे जो सीधी और साफ हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और ऐसे ही शब्द बाणों का प्रहार करते रहिए, अपनी कलम चलाते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।